हेलो एवरीवन। एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मटेरियल कंप्लीट मैराथन वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी ब्रांच की हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो आपका एग्जाम है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा और इस सिंगल वीडियो से आपका पूरा ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको भी हम मैराथन वीडियो के थ्रू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ये मैराथन वीडियो है, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन की हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं। उसके अलावा जो जो हम यूपीएई के लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वे सारी वीडियो आपको ऑलरेडी इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक वे वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आप एसएससी जेई या फिर किसी दूसरे इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं तो भी आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यह आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो आज मैं आपके साथ ये लेक्चर लूँगा और उसके अलावा हमारे जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की 22 सब्जेक्ट की भाई सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस बुक है, ये दोनों चीज़ आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। जो ये स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है इसके अंदर जाके आप सारी पीडीएफ देख सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहें तो शंखनाद 1.0 करके टेस्ट सीरीज भी है, तो इसको भी आप ज़रूर बाय करना। मात्र 419 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। और दई या 10 अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपका हो जाएगा, तो आप इसको भी जाके बाय कर सकते हैं। और सभी जो फुल लेंथ टेस्ट है उसके अंदर इनाम भी रखा गया है। भाई अगर आप फर्स्ट आते हो फुल लेंथ टेस्ट के अंदर तो आपको 3,000 रुपये का इनाम भी मिलेगा। तो इस किताब को भी आपको ये किताब वहीं देखने को मिल जाएगी और जो आज हम लेक्चर करेंगे उसकी पीडीएफ भी आपको वहीं देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है भाई, अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल, इसको हमने टोटल 12 सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले तो भाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते क्या हैं उसके बारे में देखेंगे। भाई उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, फेस डायग्राम क्या होते हैं, फेरस नॉन फेरस मेटल्स, सिरेमिक एंड पॉलीमर्स, कंपोजिट मटेरियल, करोजन और उसका प्रिवेंशन, मटेरियल सिलेक्शन एंड टेस्टिंग एंड स्मार्ट एंड एडवांस मटेरियल। तो इन सभी टॉपिक को इस मैराथन वीडियो में हम कवर करेंगे। आपको इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए ये केवल एक सिंगल वीडियो देखनी है, उसके अलावा आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना इस सब्जेक्ट के सारे यहीं से कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू द इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल होते क्या हैं? तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर द सब्सटेंस यूज इन द कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन ऑफ द मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड अदर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। जो भी आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड है, इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम जिस भी मटेरियल को यूज करते हैं, जिस भी सब्सटेंस को यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इंजीनियरिंग मटेरियल बोलेंगे। These material form the foundation of all engineering structure and play a crucial role in determining their strength, durability and efficiency. कोई भी जो हमारा प्रोजेक्ट है, कोई भी हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इनका मेजर रोल है, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है, स्ट्रक्चर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है और एफिशिएंसी है वो इंजीनियरिंग मटेरियल्स के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स के की इस एक्सपेक्ट क्या है? जो इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं वे हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में उनका काफ़ी रोल है। दे इन्फ्लुएंस द थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन दी वेरियस एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन की वही प्रॉपर्टी हैं, थर्मल की, इलेक्ट्रिकल की, मैग्नेटिक की, इन मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग दी वेट एंड अफेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो कॉस्ट भी हम उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं और जो प्रोसेस होता है वो भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। इंजीनियरिंग मटेरियल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इस चैप्टर को पढ़ने क्यों लग रहे हैं? तो सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट मटेरियल इज क्रिटिकल इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन। जो करेक्ट मटेरियल है उसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? तो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए। मटेरियल शुड बी एबल टू विदस्टैंड द मैकेनिकल लोड सच एज द टेंशन, कंप्रेशन एंड शीयर। हम लोड देखेंगे भाई हमारा कितना लोड आने लग रहा है। हम मान लो 1000 न्यूटन का लोड है तो उसके लिए हमें उसी टाइप का मटेरियल कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए इंजीनियरिंग मटेरियल सही हमारा कंसीडर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो ब्रिज हम उसके अंदर कौन सी ग्रेड का स्टील यूज करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फिर आता है करोजन रेजिस्टेंस। जो मटेरियल यूज़ करने लग रहे हैं भाई, वो करोजन को, जो जंग लग जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है मेटल का, तो करोजन को रजिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसी के ऊपर उसकी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करेगी। कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी, मटेरियल जो हमारा है वो इकोनॉमिकली और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, और जहाँ हमारा प्रोजेक्ट है उस लोकेशन पे वो इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए। वेट कंसिडरेशन, मटेरियल हमारा जो भी हमें डिजायरेबल प्रॉपर्टी, भाई कम वेट है तो कम वेट का होना चाहिए, ज़्यादा वेट का चाहिए तो ज़्यादा वेट का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं एरोप्लेन वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि उसका कम वजन होता है। मटेरियल के अंदर डिजायर्ड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हम किसको यूज करते हैं, कॉपर को यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर की जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। फिर आता है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी फैक्टर। जो हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए और रिसाइकलेबल होना चाहिए। इंजीनियरिंग मटेरियल की हम क्लासीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, उनको भाई हम कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मटेरियल कैन बी क्लासीफाइड इन सेवरल वे बेस्ड ऑन दी डिफरेंट क्राइटेरिया। अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से हम उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उनको कैसे क्लासीफाई करेंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड एमोर्फस स्ट्रक्चर। ये जितनी भी, अभी तो हम इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, सारी चीज़ें हम डिटेल में भी देखेंगे। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर जो एटम्स होते हैं वे रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न्स के अंदर अरेंज है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और अमोर्फस स्ट्रक्चर, अमोर्फस मटेरियल क्या होते हैं, अगर अनऑर्गेनाइज पैटर्न के अंदर कोई भी एक डेफिनेटली उनका पैटर्न नहीं है, भाई एक एटम ऐसे है, एक ऐसे, फिर कोई तीसरा कहीं है, चौथा कहीं है, मतलब कोई भी एक डेफिनेट पैटर्न नहीं है ऐसे रैंडमली फैशन में, तो वो हमारे कौन से मटेरियल हो गए, एमोर्फस मटेरियल। एग्जाम्पल इसके क्या है, ग्लास एंड रबड़। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एमोर्फस मटेरियल के एग्जाम्पल ग्लास एंड रबड़। डिटेल में भी देखेंगे इसको, अभी ये केवल इंट्रोडक्शन है। कंपोजिशन के हिसाब से कितने पार्ट में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, तो मेटल एंड एलोय, पॉलीमर्स, सिरेमिक एंड कंपोजिट्स। तो ये हम उनके कंपोजिशन यानी वो किस चीज़ के बने हुए हैं उसके आधार पे हम इनको इतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर मेटल्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं भाई, फेरस एंड नॉन फेरस, जिसके अंदर आयरन की प्रेजेंस है और जिसके अंदर आयरन की प्रेजेंस नहीं है। इसी तरीके से पॉलीमर और सिरेमिक एंड कंपोजिट को भी हम आगे और फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। अलग से चैप्टर लिया हुआ है इनका पूरा, भाई पॉलीमर, सिरेमिक एंड कंपोजिट्स का। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी जिनके थ्रू पास हो सकती है, जैसे कि कॉपर एंड सिल्वर। सेमी कंडक्टर जैसे कि सिलिकन एंड जर्मेनियम। एंड इंसुलेटर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, रबड़ एंड ग्लास। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल यानी कि ऐसा मटेरियल जिसको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर की वायर होती है, लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन क्रॉस सेक्शन उसका बहुत कम होता है, तो वो हमारा क्या हो गया, डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल, ऐसा मटेरियल वो बिना डिफॉर्मेशन के टूट जाता है। जैसे कोई लोहे का तार है, अगर आप उसको खींचोगे तो क्या होगा, वो एलोंगेशन शो करेगा, ये हमारा पतला हो जाएगा और तार हमारी इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो स्टील है, स्टील कह रहा हूँ, ग्लास जो है, ग्लास के ऊपर अगर आप लोड लगाओगे तो बिना किसी डिफॉर्मेशन के तुरंत ब्रेक हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके ग्लास के। तो ग्लास हमारा क्या, ब्रिटल मटेरियल। फिर आते हैं हार्ड मटेरियल। हार्ड मटेरियल क्या होते हैं, जो वियर एंड टीयर को रजिस्ट कर सकते हैं। एक हार्ड होता है, एक टफ होता है, एक ब्रिटल होता है, तीनों अलग अलग चीज़ें। जो सिविल वाले हैं, मैकेनिकल वाले हैं, वो तो इसको समझ गए होंगे, लेकिन जो दूसरी ब्रांच के बच्चे हैं उनको भी मैं बता दूं। ब्रिटल तो क्या हो गया, जैसे शीशा होता है, कोई भी डिफॉर्मेशन शो किए बिना तुरंत टूट जाएगा। हार्ड क्या होता है, हार्ड को आप समझ सकते हो, उसके अंदर खरोच नहीं आएगी, जो वियर एंड टीयर है यानी कि खरोच नहीं आएगी, पेनिट्रेशन नहीं होगा। जैसे कोई भाई मेटल की शीट है, अगर उसके ऊपर आप चाकू चलाओगे, मेटल की शीट के ऊपर चाकू चलाओगे और कोई भी निशान नहीं पड़ता, कोई भी खरोच नहीं आती, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये हमारा हार्ड मटेरियल है। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे कि डायमंड। टफ मटेरियल क्या होते हैं, टफ मटेरियल भी होते हैं जो इम्पैक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, यानी कि अचानक से आपने किसी मटेरियल के ऊपर लोड लगा दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट बोलते हैं। तो टफ मटेरियल भी होते हैं जो सडन इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टील। तो भाई ये हमने क्लासिफिकेशन देख ली, भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पे कैसे क्लासीफाई करेंगे, मैकेनिकल के आधार पे कैसे क्लासीफाई करेंगे।
फिर हम देख लेते हैं इंजीनियरिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। भाई इंजीनियरिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ ये इंजीनियरिंग मटेरियल है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी उनके देख लेते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, आपने उसके ऊपर लोड लगाया तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप लोड को हटा देते हो तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। एक होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है, मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है बिना टूटे हुए। यानी आपने लोड लगाया तो मान लो उसके अंदर 2 mm का डिफॉर्मेशन आ गया, और जब आप लोड हटाते हो तो वापस वो 1 mm का ही हुआ, लेकिन 1 mm उसके अंदर क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, यानी परमानेंटली उसकी शेप चेंज हो गई, तो वो प्लास्टिसिटी, लेकिन टूटा नहीं है मटेरियल हमारा। डक्टिलिटी, भाई हम उसकी वायरस बना सकते हैं। ब्रिटलनेस, तुरंत टूट जाएगा। हार्डनेस, उसके अंदर स्क्रैच नहीं आएगी, यानी कि वियर एंड इंडेंटेशन को रजिस्ट कर सकता है। टफनेस, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, टफनेस। यानी अचानक से आपने हथौड़े से किसी चीज़ को मारा, यानी कि सडन लोड आया उस पर, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो टफनेस होती है। फिर आती है फटीक रेजिस्टेंस। फटीक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, मल्टीपल जो स्ट्रेस की साइकिल है, एक बार लोड लगाया फिर हटा लिया, लगाया लोड फिर हटा लिया, तो ऐसी ऐसी मल्टीपल साइकिल को वो रजिस्ट कर सकता है और फेलियर नहीं आएगा, तो वो होता है फटीक रेजिस्टेंस। तो ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है इंजीनियरिंग मटेरियल की। थर्मल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी, यानी हीट को वो ट्रांसफ़र कैसे करता है। थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर के कम ज़्यादा होने पे उसके अंदर एक्सपेंशन और कंप्रेशन कितना आता है। मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे हमारा मटेरियल मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इसमें आएंगे आप उसकी कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। केमिकल प्रॉपर्टी, करोजन रेजिस्टेंस एंड केमिकल रिएक्टिविटी। करोजन यानी कि जो जंग लग जाता है, एंड केमिकल रिएक्टिविटी, भाई जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है उसके साथ वो कैसे रिएक्ट करता है, वो केमिकल रिएक्टिविटी। फिर आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भाई फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, फेरो, जहाँ भी फेरो शब्द है, फेरो यानी कि उसके अंदर आयरन का कंटेंट है, वे हाईली मैग्नेटाइज हो सकते हैं, जैसे कि आयरन एंड निकल। फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो चुंबकीय शक्ति को नहीं शो करते, जैसे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अप्लीकेशन क्या है इंजीनियरिंग मटेरियल की, तो उनको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उनको हम कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंक्रीट हो गई, स्टील हो गई, सीमेंट हो गई, कास्ट आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, सिलिकॉन, टाइटेनियम के एलॉय, कार्बन फाइबर के कंपोजिट्स, स्टेनलेस स्टील एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ये सब क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल है। अब इनको अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। भाई जैसे कंक्रीट और स्टील हो गई कंस्ट्रक्शन में, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम भाई गाड़ी बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, कॉपर और सिलिकॉन वायर्स के अंदर और सेमीकंडक्टर में। उसी तरीके से भाई जैसे टाइटेनियम के एलॉय एयरक्राफ्ट के अंदर, कार्बन के फाइबर हाई परफॉर्मेंस व्हीकल में, और स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इम्प्लांट में, एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मेडिकल जो स्ट्रट वगैरह होते हैं उनके अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। मटेरियल को हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो फंक्शनैलिटी के आधार पे, भाई जो हमें उसकी रिक्वायरमेंट है क्या वो उस फंक्शन को पूरा कर पाता है कि नहीं। उसकी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट यानी कम से कम होनी चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंट के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, रिसाइकलेबल हो और सस्टेनेबल हो। एंड मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी, ईजिली उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम कर पाएँ, उसको फैब्रिकेशन करना आसान हो। तो भाई इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी, इंजीनियरिंग मटेरियल होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, और कहाँ कहाँ पे हम उनको यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो इंजीनियरिंग मटेरियल को हम उनके कंपोजिशन के, स्ट्रक्चर के, प्रॉपर्टी के एंड एप्लीकेशन के आधार पे अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि हम सही मटेरियल चूज कर पाए, एनेबल द कंपैरिजन ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हमें इससे मिलता है। तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो मेटल एंड एलॉय। मेटल एंड एलॉय देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या होते हैं, मेटल आर दी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव हाई स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। मेटल्स क्या होते हैं, जिनकी जो बढ़िया कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़िया होती है, और ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल यानी कि उनको वायर की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेटल एंड एलॉय भी कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आता है फेरस मेटल। फेरस यानी कि जिसके अंदर आयरन होता है,
या फिर आप कह सकते हो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं भी, हमारे क्या होते हैं, फेरस मेटल। एग्जाम्पल इसके क्या क्या, स्टील, कास्ट आयरन एंड रोथ आयरन। नॉन फेरस मेटल आ जाते हैं जिसके अंदर आयरन नहीं होता, तो ये नॉन मैग्नेटिक होते हैं, चुंबकीय शक्ति को ये शो नहीं करते। लाइट वेट होते हैं लेकिन, और ये करोजन रेजिस्टेंस होते हैं, इनके अंदर जंग नहीं लगती। लेकिन जो आयरन वाले होते हैं उनके अंदर जंग लग जाएगी, करोजन हो जाता है उसके अंदर, लेकिन इनमें करोजन नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या क्या, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड टाइटेनियम। फिर आते हैं एलोए। एलोए क्या होते हैं, दो से दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहेंगे, एलोए कहेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों मेटल्स की जो भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी होती है वे ले लेते हैं, इससे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, करोजन रेजिस्टेंस बन जाता है और वियर रेजिस्टेंस ये हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, फेमस एग्जाम्पल हम इसके देख लेते हैं। पहला है ब्रास, ब्रोंज एंड स्टेनलेस स्टील। तो डेली लाइफ में आप इन तीनों को यूज करते होगे। जो ब्रास होता है, इसमें ये किससे बना होता है, कॉपर एंड जिंक से। पेपर में आपके यही क्वेश्चन आएंगे, ब्रास किसका एलोय है, कॉपर और जिंक का एलोय क्या है, ब्रास। ये हम प्लम्बिंग के अंदर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में हम ब्रास को यूज कर सकते हैं। फिर आता है ब्रोंज। ब्रोंज किससे बना है, कॉपर और टिन से। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, स्टैचू के अंदर एंड शिप के प्रोपेलर्स के अंदर इसको हम यूज करते हैं। तो एलोए के जो हमने तीन एग्जाम्पल देखे हैं, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिंक होगा तो ब्रास, टिन होगा तो ब्रोंज, और आयरन, निकल एंड क्रोमियम, इससे मिलके हमारा क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील। इसको हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में, कटलरी में, भाई जो चम्मच वगैरह होती है ना उस टाइप का सामान, उसी में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील तो सबको याद रहता ही है, आयरन, निकल और क्रोमियम ये दोनों और याद रख लेना। ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक, और ब्रोंज के अंदर कॉपर और टिन होता है। तो ये हमने मेटल्स देख लिए भाई, मेटल कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आ जाते हैं पॉलीमर्स के ऊपर। अभी हम क्लासिफिकेशन देखने लग रहे हैं, डिटेल में चैप्टर इनका अलग से भी आएगा। तो पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर आर दी ऑर्गेनिक मटेरियल मेड अप ऑफ द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, इनको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो कि लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल से बने होते हैं। दे हैव लाइट वेट, करोजन रेजिस्टेंस एंड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लाइट वेट होते हैं मतलब एक टाइप से प्लास्टिक जैसे ही होते हैं ये, ठीक है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं होता, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। और ये क्या होते हैं, लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, यानी कि पॉलीमर से बने होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलने लग रहा है, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, यानी कि रीमेल्ट कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। हम उसको पिघलाएंगे, दोबारा कुछ और बना देंगे, तो जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी उसको पिघला के कुछ और बना देंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या, थर्मोप्लास्टिक। जब गर्म करेंगे वे सॉफ्ट हो जाएंगे, रिसाइकल हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीस्टायरीन। तो ये किसके एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक के। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तीनों, आपको ये याद होने चाहिए, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीस्टायरीन। फिर आते हैं थर्मोसेटिंग। अब नाम से ही पता चलने लग रहा है, सेट हो गई है, ठीक है। एक बार अगर आपने बना दिए तब उनको हम दोबारा पिघला के यूज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी री मेल्टेड आफ्टर सेटिंग। तो ये थर्मोसेटिंग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं और नॉन रिसाइकलेबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट जिसको हम इलेक्ट्रिकल के स्विच में यूज़ करते हैं, इपोक्सी रेजिन एडहेजिव के तौर पे यूज करते हैं टाइल वगैरह के अंदर, एंड फिनोलिक रेजिन्स जिसको सर्किट बोर्ड में और इंसुलेशन में हम यूज करते हैं। आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए, पेपर में आपसे एग्जाम्पल, चार एग्जाम्पल दे देगा भाई, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन एंड बेकेलाइट। अब ओड वन आउट करना है, तो आपको पता है शुरू के तीन किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का, और बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग का। तो आप ओड वन आउट इजीली कर सकते हो। फिर दोस्तों आते हैं सिरेमिक। सिरेमिक क्या होते हैं, सिरेमिक होते हैं इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल दैट आर ब्रिटल, हार्ड एंड हीट रेजिस्टेंस। ये इनऑर्गेनिक होते हैं और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं जो कि ब्रिटल, हार्ड और हीट रेजिस्टेंस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, पोट्री, यानी कि जो मिट्टी से जो हम बर्तन वगैरह बनाते हैं, ये सब क्या है, सिरेमिक होते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन और वी रेजिस्टेंटी होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लास, पोर्सलिन एंड सिलिकॉन कार्बाइड। पोर्सलिन, ग्लास, भाई ग्लास का तो यानी कि शीशा हो गया, विंडो में और फाइबर ऑप्टिक्स में यूज करते हैं। पोर्सलिन इंसुलेटर और टाइल में इसको यूज करते हैं। और सिलिकॉन कार्बाइड कटिंग टूल्स और एब्रेजिव में इसको हम यूज करते हैं। तो बस आपको सिरेमिक पता होना चाहिए, इनऑर्गेनिक
होता है, नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है, इसकी ये ब्रिटल, हार्ड और हीट रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे आपका मटका है, तो मटका क्या होता है, आप उसको फोर्स लगाओगे, लोड लगाओगे, तो शीशे की तरह टूट जाता है मटका भी, तो वो हमारा क्या, एक सिरेमिक है। फिर आते हैं कंपोजिट। दो या दो से ज़्यादा मटेरियल के कम्बिनेशन से जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, सिरेमिक कहेंगे। स्ट्रक्चर के आधार पे हम इंजीनियरिंग मटेरियल को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो भाई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड एमोर्फस स्ट्रक्चर। एमोर्फस जैसे हमने देखा था उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, और क्रिस्टलाइन की रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न होता है। एग्जाम्पल क्या है, जो मेटल्स हैं ये क्रिस्टलाइन मटेरियल्स का एग्जाम्पल है। फिर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल, हार्ड एंड टफ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भाई कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डाई मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फेरोमैग्नेटिक। तो जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, फेरस, फेरस यानी कि जिसमें आयरन हो, तो फेरोमैग्नेटिक जिसके अंदर आयरन वाले हो गए, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इनके अंदर, स्ट्रोंगली अट्रैक्ट टू दी मैग्नेट्स। मैग्नेट के साथ ये अट्रैक्ट करते हैं, जैसे लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, एग्जाम्पल याद रखना है इनका, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये क्या, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, चुंबक के साथ ये चिपक जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या होते हैं, ये मैग्नेट से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड प्लेटिनम। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते। नॉर्मली जैसे लोहे से तो चुंबक चिपक जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम से, प्लेटिनम से नहीं चिपकेगा, लेकिन फिर भी ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट से। फिर आते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, वीकली रेपल्ड बाय द मैग्नेट। ये मैग्नेट को रेपल करते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक थे वे तो मैग्नेट के साथ क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, ऐसे अट्रैक्शन वाली फोर्स रहेगी। लेकिन जो डायमैग्नेटिक वाले हैं वे क्या, अपोजिट नेचर की फोर्स रहेगी। किस नेचर की फोर्स रहेगी, अपोजिट नेचर की फोर्स रहेगी इसके अंदर, यानी रिपेल करते हैं मैग्नेट को। एग्जाम्पल क्या, कॉपर एंड गोल्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जो कॉपर है और गोल्ड है वे क्या है, डायमैग्नेटिक। फेरो वाला तो आप याद कर लोगे भाई, फेरस जिसके अंदर आयरन है ना, फेरोमैग्नेटिक। पैरा वाला भाई बहुत कम अट्रैक्ट होता है, और डायमैग्नेटिक तो रिपेल करता है, चुंबक से दूर भागेगा। फिर दोस्तों हमारे पास आता है क्यूरी टेम्परेचर। व्हाट इज दिस क्यूरी टेम्परेचर, तो क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज, इट इज ए की पैरामीटर इन द स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। क्यूरी टेम्परेचर वो होता है भाई जिस टेम्परेचर पे मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसकी मैग्नेटिक भाई चुंबकीय जो शक्ति होती है वो होने लग जाती है। अगर आप किसी मैग्नेट को हीट करते हो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है, लूज हो जाती हैं। तो जैसे आप इसके अंदर देख रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसकी जो मैग्नेटिक चुंबकीय शक्ति है वो खत्म होने लगने लग रही है। तो ये किसने बताया था, क्यूरी ने बताया था। और क्यूरी टेम्परेचर वो होता है जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है। और वो प्रॉपर्टी लूज क्यों कर देता है, बिकॉज द एटम विद इन द मैग्नेट वाइब्रेट एंड जिगल। जो एटम होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, और डिसरप्टिंग द अलाइनमेंट ऑफ देयर मैग्नेटिक डोमेन्स, रीजन्स विद अलाइन मैग्नेटिक डोमेन्स। जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर भाई जैसे डाईपोल वगैरह होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले, ठीक है, तो वे एक इस तरीके से अलाइन रहेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर ये आपस में वाइब्रेट करने लग गए, तो कोई ऐसी हो जाएगा, कोई ऐसी हो जाएगा, कोई ऐसे, तो जो मैग्नेटिक शक्ति होती है उसकी वो खत्म हो जाती है। बस आपको इतना ही जानना है, इसके अंदर ज़्यादा डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं है। थर्मल प्रॉपर्टी के हिसाब से भाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। तो पुअर कंडक्टर कौन होते हैं, वुड, रबड़ एंड ग्लास, जो कि हीट को कंडक्ट नहीं करते। फिर आता है अप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। बेन की एप्लीकेशन क्या है, तो जो मेटल्स होते हैं उनको हम ब्रिज के अंदर, व्हीकल में, मशीन में वहाँ यूज कर सकते हैं। पॉलीमर्स को पाइप बनाने के लिए, इंसुलेशन के लिए, पैकेजिंग के लिए, वे प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह जो आपने देखी होंगी उसमें हम यूज कर सकते हैं। सिरेमिक के लिए को हम टाइल के लिए और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में यूज कर सकते हैं। कंपोजिट को एयरक्राफ्ट के अंदर एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट में हम यूज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सेल में हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है।
तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, जो हम पढ़ने लग रहे हैं क्वेश्चन इतना ही आएगा। इसी तरीके से जैसे भाई हमने दूसरी वीडियो भी कवर करी है, आप उनको भी देख सकते हो। सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में और इसमें मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज में आपको दोबारा बता देता हूँ, दैया 10 कूपन कोड यूज़ करना है आपको, और इसको बाय करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा, वरना ये 419 रुपये का ही है। और PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो ऐप डाउनलोड आपको करनी पड़ेगी। और किताब से आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो भाई, फ्री बराबर ही किताब है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो जो कोई भी हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं, और जो अलग अलग एटम है वो एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्डिंग करने लग रहे हैं। तो इसलिए हमारे को एटॉमिक स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पढ़ना जरूरी हो जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर किसी एटम का क्या होता है? तो भाई सेंटर में क्या होता है एटम का? न्यूक्लियस होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऑर्बिट के अंदर, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोई वजन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है? 0। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो ये एक बेसिक सा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर यानी उसके अंदर प्रोटॉन कितने, एटॉमिक मास। भाई वजन किसके अंदर होता है? प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसका मास नंबर हो गया, और एटॉमिक नंबर उसमें प्रोटॉन कितने हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एंड एनर्जी लेवल। तो भाई इतना डीप में अपने को नहीं पढ़ना, बाकी 11th 12th में आपने पढ़ रखा होगा। ये अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एनर्जी लेवल्स के अंदर डिवाइड होते हैं, K L M N, ये एनर्जी लेवल है। और जो शेल के भी फिर सब सेल होते हैं, S P D F। तो ये हमने बचपन में लिखने सीखे थे भाई, 1S 2S 2P 3S 3P 3D। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हुए चलते हैं। ये अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, उतना हमें अभी नहीं पढ़ना है। फिर आ जाते हैं एटॉमिक बॉन्डिंग। कितने टाइप से एटॉमिक बॉन्डिंग होती है मटेरियल्स के अंदर? तो सबसे पहले आती है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। फॉर एग्जांपल, जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का 17 होता है। तो सोडियम वाले को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन को दे के भाई ये 10 वाले के अंदर चला जाए। और क्लोरीन को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन मिलके इसको 18 हो जाए। ठीक है। ये कैसी होती हैं? 2 8 8, इस तरीके से ये एटॉमिक वो होती हैं सारी, इसके अंदर लेयर होती हैं। ठीक है। जैसे 2 पे 1 हाइड्रोजन 2 हीलियम, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे तो सोडियम स्टेबल हो जाएगा। और 18 हो जाएंगे तो क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम क्या कहेगा? एक अपना इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव। ठीक है। नेगेटिव वाला चार्ज दे दिया तो प्लस आ जाएगा। क्लोरीन वाला क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। तो आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, प्लस और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसकी खास बात क्या है? ये स्ट्रेंथ इसकी बढ़िया होती है, इसकी ये ब्रिटल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जो प्लस माइनस से बॉन्ड बनेगा वो हमारा कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। दूसरा आता है कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? अगर शेयरिंग करें, हम क्या करें? शेयरिंग, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे ये वाला यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 कार्बन के एटम्स ने आपस में शेयर कर लिया, तो ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। फिर होता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है? इसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सी ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समुंदर टाइप से कह सकते हो आप। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन वाला है, ये ऐसे इसके अलोंग रिवॉल्व होगा, ये ऐसे कहीं घूम रहा है, ये ऐसे कहीं घूम रहा है, तो समुंदर की तरह है इसमें। तो ये हमारा मेटेलिक बॉन्ड होता है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एक होता है वीक वेंट्रवॉल बॉन्ड। वीक वेंट्रवॉल बॉन्ड ये काफ़ी वीक टाइप का बॉन्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वीक इलेक्ट्रिक फोर्सेस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे हेल्ड करे जाते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? वीक वेंट्रबल बॉन्ड। तो 4 टाइप के बॉन्ड है। आयनिक वाला आपको समझ में आ गया। कोवैलेंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं जैसे CH4 C2H6, ये सारे क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। फिर आती है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और मेटल एटम के चारों तरफ ये तैरते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर की तरह आप इसको समझ सकते हो, जैसे कॉपर आयरन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। इनकी खास बात क्या है? इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। भाई कॉपर की वायर होती है, लोहे का जो कोई मेटल होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट उसके थ्रू पास हो सकती है, तो कंडक्टिविटी उनकी बढ़िया होती है।
ई ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे समुंदर टाइप से आप समझ सकते हो। और ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, तभी तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। फिर आती है वैंडरवॉल फोर्स। तो बहुत हल्के टाइप का जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है वो वीक अट्रैक्शन फोर्सेस के थ्रू जो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, वैंडरवॉल बॉन्डिंग। तो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड से भाई ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड इंसुलेटिंग। और मेटेलिक बॉन्ड से क्या होगी, मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है भाई, कंडक्टिव होगा और डक्टाइल होगा। वैंडरवॉल फोर्स से वीक और लो स्ट्रेंथ। और आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड भाई ये स्ट्रॉन्ग होंगे और हार्ड होंगे। तो इसी के साथ जो भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो हमने देख लिया है क्या होता है। फोर्थ चैप्टर हमारा आ जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। जो एटम है वो किस तरीके से अरेंज है। तो कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। तो बेसिकली आपको दो याद रखने हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, एक फिक्स डेफिनेटली पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में अगर भी अरेंज होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और अमोर्फस, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है, ऐसे रैंडमली तरीके से कोई किधर है कोई किधर है, तो वो हमारा क्या हो गया, अमोर्फस मटेरियल। यूनिट सेल क्या होता है, तो जो सबसे छोटे वाली एक यूनिट होती है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, टाइप ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। तो एक क्यूबिक हो सकते हैं, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। भाई इसके कहने का मतलब क्या है, जो ये हमारे सिंगल सेल है ये किस तरीके से अरेंज है, ये आपस में ऐसे अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। भाई जैसे ये हमारा ऊपर से देख के मैं बता रहा हूँ, तो क्यूबिक हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक होगा, टेट्रागोनल होगा, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। तो क्यूबिक वाला जो होता है ये आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल क्या, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। यानी कि जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर कौन सा होता है, क्यूबिक वाला होता है। एक क्यूब की तरह ये अरेंज होते हैं, जैसे इसमें देखो एक क्यूब बनी हुई है ना, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। टेट्रागोनल क्या है, टेट्रागोनल को आप कह सकते हो भाई क्यूब नहीं बनी, कोई एक साइड, ये दो साइड तो आपस में इक्वल है, लेकिन जो तीसरी साइड है वो आपस में इक्वल नहीं है, वो छोटी हो सकती है बड़ी हो सकती है। ऑर्थोरोम्बिक क्या होगा, अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो ये तीन आपको पता होना चाहिए। क्यूबिक भाई तीनों साइड इक्वल, टेट्रागोनल एक साइड इक्वल नहीं है, और ऑर्थोरोम्बिक तीनों साइड अनइक्वल है। तो इतना ही आपको याद रखना है। हेक्सागोनल वाला है और देख लेना, हेक्सागोनल के अंदर दो साइड आपस में इक्वल होंगी, तीसरी साइड अनइक्वल होगी। और जो एंगल होता है इन दो के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, लेकिन जो तीसरा होता है इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एटम किस तरीके से अरेंज है। तो ये सब आप देख सकते हो उसकी एग्जांपल, भाई क्यूबिक के अंदर आयरन एंड कॉपर, टेट्रागोनल के अंदर टिन और इंडियम, हेक्सागोनल के अंदर जिंक एंड मैग्नीशियम। सारा आप ये याद नहीं कर सकते, बस आपको पता होना चाहिए भाई क्यूबिक कैसे होता है। क्यूबिक में तीनों इक्वल, टेट्रागोनल में कोई एक अनइक्वल, और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों अनइक्वल। क्यूबिक वाला देख लेना, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। एक हेक्सागन वाला भी देख सकते हो भाई, जिंक और मैग्नीशियम, हेक्सागोनल वाले में जिंक और मैग्नीशियम। अब हम इसमें दोस्तों देख लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेटल्स में कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि BCC। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए भाई कितने टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, BCC, FCC और HCP। बॉडी सेंटर्ड, जैसे कि नाम से ही पता चलने लग रहा है भाई, जितने भी एज हैं भाई, जैसे आपका एक क्यूबिक वो था ना, तो यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी, ये जितने भी एज हैं वहाँ सब पे एक एक सेल होगा, एक एक एटम होगा, तो वो हमारा क्या होगा, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड। और एक इसमें सेंटर पे भी रहेगा, एक इसमें सेंटर पे भी रहेगा, ये आपको याद रखना है। क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, BCC। बॉडी सेंटर्ड आप याद कर सकते हो BCC। एग्जाम्पल क्या है, आयरन एंड क्रोमियम। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई स्ट्रेंथ एंड मॉडरेट डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होगी और डक्टिलिटी भी ठीक ठाक रहेगी। फिर आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड में क्या है भाई, इसमें तो केवल आपने एज यानी किनारों के ऊपर लगाए थे क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड के अंदर जो फेस है ना क्यूब का, जैसे आपकी ये क्यूब है, इसके चारों किनारों पे भी रहेगा।
और साथ में जो इसका फेस है यानी कि इसके बीच में भी रहेगा, जैसे यहाँ देखो बीच में एक है, इस वाले फेस पे एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, इसमें सेंटर में नहीं रहेगा, इसमें सेंटर के ऊपर कुछ नहीं रहेगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर एंड गोल्ड। तो इनकी डक्टिलिटी बहुत अच्छी होती है और कंडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लेना। बॉडी सेंटर्ड, BCC, यानी हर एज के ऊपर रहेगा, तो आयरन इसका एग्जाम्पल है, स्ट्रेंथ बढ़िया रहेगी, डक्टिलिटी ठीक ठाक। फेस सेंटर्ड, तो इसका फेस रहेगा क्यूब का, इसके फेस पे भी एक हमारा एटम रहेगा। कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम इसका एग्जाम्पल है जिसकी डक्टिलिटी ज़्यादा रहेगी। फिर आता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, तो उसके अंदर हेक्सागोनल शेप के अंदर सभी एज के ऊपर भी रहेगा और इसका जो फेस है उसके ऊपर भी रहेगा, फेस के सेंटर में। तो एग्जाम्पल कौन सा है, मैग्नीशियम, जिंक एंड टाइटेनियम। हेक्सागोनल का एग्जाम्पल हमने ऊपर भी याद करा था, जिंक और मैग्नीशियम, तो यहाँ भी वही एग्जाम्पल रहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक के, जिंक और मैग्नीशियम। इसकी स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है लेकिन डक्टिलिटी इसकी कम होती है, डक्टिलिटी इसकी कम होगी। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है भी हमने देख लिए, और जो सिस्टम है वो भी हमने देख लिया भाई, जो अरेंजमेंट का पैटर्न है और कहाँ कहाँ पे एटम होगा उस हिसाब से भी हमने देख लिया। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों डिफेक्ट क्या क्या होते हैं क्रिस्टल के अंदर। पहला है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा क्रिस्टल है, लेटिस है, उसके अंदर से केवल सिंगल एटम गायब होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट, यानी सिंगल एक एटम गायब है। फिर आता है हमारे पास लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के अंदर क्या है, एक लाइन के अंदर एक प्लेन हमारा गायब हो जाएगा, डिसलोकेशन इन दी स्ट्रक्चर। जैसे कि भाई ऐसे एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे ऊपर होगी, एक लाइन नीचे होगी, तो बीच की कोई एक लाइन गायब हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट कहेंगे। एटम डिस्प्लेस इसके अंदर हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास सरफेस डिफेक्ट, तो अफेक्ट द लार्ज एरिया। इसके अंदर क्या होता है, जो भाई उनका ऊपर का पूरा पूरा सरफेस है वो गायब हो जाता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है, क्रिस्टल डिफेक्ट के एग्जाम्पल हैं। इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑन दी मटेरियल प्रॉपर्टी, जो भी हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा है उसका प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो चीज़ देख लेते हैं। बाकी वही चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ी थी, यहाँ टेबल में दोबारा है, एक तरीके से आपकी रिवीजन होने लग रही है। बॉडी सेंटर्ड, BCC के अंदर हमने क्या देखी थी, इनकी स्ट्रेंथ बढ़िया होती है और डक्टिलिटी ठीक ठाक होती है। FCC फेस सेंटर्ड, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल क्या, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब, एल्यूमिनियम वगैरह। HCP, इसकी डक्टिलिटी कम होती है, इसकी डक्टिलिटी कम होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल टाइटेनियम, मैग्नीशियम और जिंक। तो भाई चैप्टर नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये वाली लाइन आपको याद रख लेना, BCC स्ट्रॉन्ग रहेंगे, FCC डक्टाइल रहेंगे और HCP स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लेकिन डक्टाइल उनकी कम होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर ही उसकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, सिरेमिक के अंदर आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फेस डायग्राम एंड दी हीट ट्रीटमेंट। तो फेस डायग्राम और हीट ट्रीटमेंट ये क्या होता है, तो जो मटेरियल होता है अलग अलग फेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। अलग अलग फेस का क्या मतलब है भाई, सॉलिड फेस के अंदर, लिक्विड में, गैस में, किसी भी कंडीशन में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे लिक्विड है हमारा, 100 डिग्री से ऊपर वो वाटर वेपर बन जाएगा, 0 डिग्री से नीचे सॉलिड उसकी आइस बन जाएगी, और बीच में क्या है, वो लिक्विड रहेगा। तो टेम्परेचर, प्रेशर और जो कंपोजिशन है उसके आधार पे अलग अलग कंडीशन में मटेरियल हमारा एग्जिस्ट कर सकता है। फेस डायग्राम क्या होते हैं, तो फेस डायग्राम किसी भी मटेरियल की जो अलग अलग फेस होती हैं उनको ग्राफिकल तरीके से अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करता है। ए फेस डायग्राम इज ए graphical representation of the phase present in a material under the various temperature and the composition condition। अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन की जो कंडीशन होती हैं उसके ऊपर जो हमारा मटेरियल है किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है वो हम किसकी मदद से बताते हैं, फेस डायग्राम से। तो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर फेस डायग्राम देखने लग रहे हो, ये किसका फेस डायग्राम है, ये वाटर का है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 ATM के ऊपर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 0 डिग्री से हम नीचे जाएंगे तो वाटर हमारा सॉलिड हो जाएगा, 1 से लेके 100 डिग्री पे लिक्विड रहेगा, और 100 डिग्री से आगे होते ही वो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। लेकिन किसके ऊपर, 1 बार, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर है ये सब, ठीक है। लेकिन अगर इसका हमें प्रेशर इंक्रीज कर दें, 100 बार का प्रेशर है,
तो वाटर हमारा बॉयल करना कब शुरू करेगा, वाटर हमारा 300 डिग्री के ऊपर बॉयल करना शुरू करेगा। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो भाई कितना डिफरेंस पड़ेगा प्रेशर का। तो इसी वजह से तो हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं। प्रेशर कुकर यूज करेंगे तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो भाई पानी हमारा वो सॉलिड लिक्विड गैस टेम्परेचर में और अलग अलग प्रेशर में कैसे एग्जिस्ट करता है उसका ये फेस डायग्राम है। ये बिल्कुल सिंपल वाला हमारे समझने के लिए। बाकी हम मटेरियल्स का देखेंगे भाई क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है, आयरन एंड कार्बन सिस्टम। कौन सा इंपॉर्टेंट है, आयरन, एफ यानी कि आयरन, सी यानी कि कार्बन। आयरन कार्बन सिस्टम इज क्रूशियल फॉर द स्टील एंड कास्ट आयरन, क्योंकि इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे किसके बने होते हैं, आयरन और कार्बन के बने होते हैं। तो नीचे इसके अंदर क्या रहता है, कार्बन का परसेंटेज रहता है। जैसे जैसे हम कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करते जाएंगे और उसके हिसाब से आयरन की प्रॉपर्टी हमारी चेंज होती रहेंगी। तो उसका हम आयरन और कार्बन फेस डायग्राम बनाते हैं। इसमें एल क्या है, एल का मतलब है लिक्विड। आयरन और कार्बन लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब इसमें आप एक चीज देखना, कार्बन कंटेंट जब कम था, कार्बन कंटेंट जब 0 डिग्री था, तब ये कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे कुछ ये लिक्विड बन जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम कार्बन का कंटेंट इंक्रीज करते जा रहे हैं, कम टेम्परेचर के ऊपर भी ये लिक्विड हो जाता है। तो अगर हम कार्बन का कंटेंट इंक्रीज करने लग रहे हैं तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होने लग रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होने लग रहा है। मेल्टिंग पॉइंट कम होता है अगर हम कार्बन कंटेंट इंक्रीज करते हैं, लेकिन वो कहाँ तक होगा, 4.3% तक होगा। लेकिन 4.3% से ज़्यादा कार्बन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इसका वापस से इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा भाई अलग अलग फेस होते हैं जो आयरन के हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करता है वो सब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इसका पहले कम होगा फिर इंक्रीज हो जाएगा। एल का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट द लिक्विड फेस इन विच द कार्बन एंड आयरन आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन द लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि जहाँ पे वो मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। अब इसमें जो अलग अलग चीज़ दे रखी है भाई, अल्फ़ा क्या है, गामा क्या है, उनको भी देख लेते हैं। तो जो अल्फ़ा है, इंपॉर्टेंट फेस इन दी आयरन कार्बन डायग्राम। वाटर के अंदर क्या क्या फेस थे, वाटर के 3 फेस थे। वाटर भाई 0 डिग्री से कम था तो सॉलिड में था, फिर लिक्विड में था, और फिर हमारा किसके अंदर चला जाता है, गैस के अंदर चला जाता है। उसी तरीके से आयरन के अंदर भी अलग अलग फेस होंगे। तो पहला फेस कौन सा होता है हमारा, फेराइट। फेराइट को हम और क्या बोलते हैं, अल्फा भी बोलते हैं, फेराइट को हम अल्फा भी बोल सकते हैं। ये क्या, सॉफ्ट डक्टाइल बीसीसी स्ट्रक्चर एंड कैन डिजोल्व इन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। यानी जो आपको स्टार्टिंग में ये दिखने लग रहा है, ये यहाँ पे जो ट्रायंगल बनने लग रहा है, ठीक है, जब कार्बन का कंटेंट बहुत कम है। और कितने डिग्री सेल्सियस तक है ये, 723 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये हमारा कौन सा है, फेराइट। जब आयरन सॉफ्ट है, डक्टाइल है और बीसीसी स्ट्रक्चर है। बीसीसी तो आप समझ सकते हो ना भाई, बॉडी सेंटर्ड वाला, केवल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और जो बिल्कुल सेंटर में एक और रहेगा। ट्यूब के सेंटर की बात हो रही है, फेस के सेंटर पे नहीं कह रहे हम। तो ये हमारा फेराइट है। दूसरी इसके अंदर फेस क्या रहेगा, जैसे सोलिड लिक्विड फेस है तो ये आयरन कार्बन की फेस है, ओस्टेनाइट। ये क्या है, ओस्टेनाइट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम गामा फेस बोल देते हैं। तो इसमें एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, डक्टाइल रहेगा। आयरन हमारा कैन होल्ड द मोर कार्बन फॉर्म एट द हाई टेम्परेचर। जैसे इसमें देखो आप, टेम्परेचर जब हमने यहाँ कितना था, 723 डिग्री का टेम्परेचर था, उससे ज़्यादा हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो गया, तो हमारा कौन सा बना, गामा वाला। गामा वाले को हम क्या बोलते हैं, ओस्टेनाइट को हम क्या बोलेंगे, ओस्टेनाइट। ये फेस है, जैसे सोलर लिक्विड फेस थी वैसे ही आयरन की ओस्टेनाइट फेस है। फिर आता है सीमेंटेनाइट। सीमेंटेनाइट इसको हम और क्या लिखते हैं, Fe3C, हार्ड ब्रिटल कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टील ब्रिटलनेस। ये हार्ड और ब्रिटल होता है, आयरन का कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो जब कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो हमारी कौन सी स्टेज आ जाती है, Fe3, यानी कि सीमेंटेआइट। तो मेन आपको दो ही याद रखने हैं, फेराइट याद रखना है एंड ओस्टेनाइट याद रखना है। अल्फा, अल्फा क्या है, फेरेनाइट। भाई कम कार्बन कंटेंट है, कम टेम्परेचर है, सॉफ्ट डक्टाइल है, बीसीसी स्ट्रक्चर है। फिर गामा, गामा क्या है, ओस्टेनाइट।
ऑस्टेनाइट के अंदर क्या कार्बन का कंटेंट इंक्रीज कर दिया और हाई टेम्परेचर पे ये फेस हमारी एग्जिस्ट करती है। इसमें कौन सा फेस रहता है, FCC, यानी फेस के ऊपर भी हमारा जो कार्बन है वो आ चुका है। और तीसरा होता है सीमेंटाइट, Fe3C, हार्ड और ब्रिटल, जब भाई कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो ये आयरन और कार्बन का ये फेस डायग्राम था। बस आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ज़्यादा इसके अंदर डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फेराइट देख लेना और ऑस्टेनाइट देख लेना, दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्फा और गामा। फेराइट में BCC, ऑस्टेनाइट में FCC स्ट्रक्चर। FCC और BCC स्ट्रक्चर हम देख ही चुके थे। अब इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं, वे पॉइंट भी अपने को देखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है जैसे कि वाटर का है, वाटर के फेस, क्योंकि वाटर का फेस डायग्राम आपने पढ़ रखा है इसलिए मैं इसको बार बार दिखाने लग रहा हूँ इसमें। तो 0 डिग्री पे क्या फ्रीजिंग पॉइंट, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। 100 डिग्री पे क्या बॉइलिंग पॉइंट, एक एटमॉस्फेरिक पे। और 0.01 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 611 पास्कल के प्रेशर पे ये जो पॉइंट आता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इस ट्रिपल पॉइंट पे जो वाटर है वो सॉलिड फेस में भी होगा, गैस की फेस में भी होगा और लिक्विड फेस के अंदर भी होगा। तो ये सब हमारे क्या वाटर का जो फेस डायग्राम है उसके पॉइंट है। तो इसी तरीके से जो आयरन का फेस डायग्राम है इसमें पॉइंट बनने लग रहे हैं। जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, जो ये वाला पॉइंट है ये पॉइंट हो गया। तो इन पॉइंटों का कुछ ना कुछ नाम होता है, वो नाम क्या होता है, तो वो नाम हमारे लिए जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम देख लेते हैं किसको किस नाम से जानते हैं। पहला आता है ओटेक्टोइड पॉइंट। ओटेक्टोइड पॉइंट कहाँ पे होता है, कार्बन परसेंटेज बहुत कम और 727 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, यहाँ पे अल्फा है, ये गामा है, तो इनके बीच का जो बनने लग रहा पॉइंट 727 डिग्री पे, ये हमारा क्या है, ओक्टोइड पॉइंट। ओक्टोइड पॉइंट। दूसरा हमारा क्या है, ओक्टेटिक पॉइंट, कि क्या है ओक्टेटिक पॉइंट, 4.3 डिग्री कार्बन होगा और 1147 डिग्री टेम्परेचर पे होगा। तो लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू ऑस्टेनाइट एंड सिमेंटेटाइट, 1147 और 4.3 डिग्री। तो ये हमारा कहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट भी ओक्टेनेटिक पॉइंट, 4.3% कार्बन रहेगा और 1175 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये हमारा पॉइंट आता है। हाइपो यूटेक्टोइड स्टील ये कौन सी होती है, इसके अंदर फेराइट का कंटेंट ज़्यादा होता है, फेराइट यानी कि अल्फा वाला, और ये सॉफ्ट स्टील होती है। हाइपर यूटेक्टोइड स्टील 0.8% ज़्यादा कार्बन होगा तो इसको हाइपर यूटेक्टोइड स्टील बोलेंगे। इसके अंदर सीमेंटाइट का कंटेंट ज़्यादा होगा और ये हार्ड स्टील होती है। तो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो ये वाला पॉइंट याद रख लेना, और एक यहाँ पे जो पॉइंट बनने लग रहा है 727 पे, तो 727 पे हमारा ओक्टोइड पॉइंट, और 1147 और 4.3 डिग्री जब कार्बन होगा तो यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट और ये हमारा ओटोक्टोइड पॉइंट। तो ये दो पॉइंट आप देख सकते हैं। अल्फा और बीटा में भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अल्फा यानी कि फेराइट, कम कार्बन है कम टेम्परेचर है। ओस्टेनाइट यानी कि टेम्परेचर भी ज़्यादा है और कार्बन कंटेंट भी ज़्यादा है, ओस्टेनेटाइट। फिर आ जाती है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, इसको आप याद रटने की कोशिश मत करना, थोड़ा समझ लेना। चीज़ें आपके लिए नहीं है, आपको याद रखनी पड़ेंगी, सारी याद नहीं करनी। यहाँ पे ये दो पॉइंट याद कर लेना, और यहाँ पे अल्फा और जो गामा है, फेराइट एंड ओस्टेनाइट, ये दो याद रख लेना। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस क्या होते हैं, हीट ट्रीटमेंट मॉडिफाई द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ मेटल टू एनहेंस द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। आप मेटल्स को हीट करते हो ताकि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, एनीलिंग। फर्स्ट हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या, एनीलिंग। इसमें हम करते क्या है, तो जो हमारा मेटल होता है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हीट करते हैं और फिर उसको फर्नेस के अंदर धीरे धीरे कूल करते हैं। ठीक है, अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ये वही है वो 727 डिग्री वाला, जब वो अल्फा से गामा के अंदर कन्वर्ट होने लग रहा है, ओस्टेनेटिक। ठीक है, फेराइट से जब वो ओस्टेनेटाइट के अंदर जाने लग रहा है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है,
तो इससे हम कम कम उसको हीट करेंगे, इससे कम कम हम उसको हम हीट करते हैं। जब उससे ज़्यादा हीट करेंगे अबाउ द क्रिटिकल एनलिंग में हम उससे ज़्यादा हीट करते हैं और फिर धीरे धीरे कूल करते हैं उसको फर्नेस के अंदर। इससे क्या होता है, मटेरियल की डक्टिलिटी इंक्रीज होती है और उसके अंदर कोई से जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाता है। इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं भाई, दो मेटल के टुकड़े हैं, एक ये वाला टुकड़ा एक ये वाला टुकड़ा, दोनों को रख के यहाँ पे आपने वेल्डिंग करवा दी, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेन आ जाते हैं, स्ट्रेस रह जाते हैं इसके अंदर। तो उसको ख़त्म करवाने के लिए, इसको एक सिंगल पीस बनाने के लिए, इसके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम एनीलिंग का यूज करते हैं। सेकंड आता है नॉर्मलाइज। इसके अंदर भी हम क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर इसको हीट करते हैं लेकिन एयर कूलिंग करते हैं। तभी में कूलिंग का डिफरेंस है, एनीलिंग में भी हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हीट किया लेकिन फर्नेस के अंदर ही, भट्टी के अंदर ही धीरे धीरे कूल किया। नॉर्मलाइजिंग के अंदर एयर कूलिंग करी, गर्म करके उसको हवा में छोड़ दिया, वहाँ अपने आप ठंडा होता रहेगा, इससे उसकी स्ट्रेंथ और टफनेस इंक्रीज होती है। हार्डनिंग या फिर क्वेंचिंग। हार्डनिंग या क्वेंचिंग क्या होती है, इसके अंदर आपने गर्म तो किया लेकिन उसको तुरंत ठंडा करवा दिया, उसको ठंडे पानी के अंदर डाल दोगे या फिर ऑयल के अंदर उसको डिप करवा दोगे, तो हमारा क्या होता है, हार्डनिंग या क्विंचिंग। कटिंग टूल्स जो हो गए, जो गियर होते हैं जिसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वहाँ हम इसको हम यूज करते हैं। टेम्परिंग क्या होती है, आपने इसको क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे हीट किया और फिर इसको ठंडा करवा दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परिंग। इससे उसकी ब्रिटलनेस कम हो जाती है, यानी डक्टिलिटी उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है। स्प्रिंग बनाने के लिए और क्रैंक शाफ्ट बनाने के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। केस हार्डनिंग क्या होता है, केस हार्डनिंग में हम केवल सरफेस की लेयर को, जो सरफेस की लेयर है उसको वो करते हैं, क्वेंचिंग करते हैं या हार्डनिंग करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, केस हार्डनिंग, केवल सरफेस को हार्ड किया। तो चैप्टर 5 में हमने क्या पढ़ा भाई, जो फेस डायग्राम होते हैं उसको देखा, आयरन कार्बन का फेस डायग्राम देखा और हीट ट्रीटमेंट देखी। फेस डायग्राम आपको पता चल गया भाई, जो हमारा मटेरियल अलग अलग स्टेज के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है अलग अलग कंडीशन के ऊपर, तो हमारा क्या कहलाता है, फेस डायग्राम। तो आयरन का फेस डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, इसमें आपको अल्फ़ा जो आयरन है और गामा आयरन है वो पता होना चाहिए, अल्फ़ा यानी कि फेराइट और गामा यानी कि ओस्टेनाइट। इसमें पॉइंट कौन कौन से होते हैं, ऑक्टोइड पॉइंट और यूटेटिक पॉइंट। ऑक्टोइड पॉइंट तो कम कार्बन पे और 727 डिग्री पे। यूटेटिक पॉइंट ये वाला जब भाई ये लिक्विड से सीमेंटाइट वाले के साथ ये मिक्स होने लग रहा है, जो है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये यूटेटिक पॉइंट, 4.3 डिग्री सेल्सियस और 1147 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यूटेक्टोइड एंड यूटेटिक पॉइंट यहीं थे। उसके बाद हीट ट्रीटमेंट देखी हमने, आपको बेसिक पता होनी चाहिए भाई किस लिए यूज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को हम इम्प्रूव करने के लिए। एनीलिंग इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनीलिंग डक्टिलिटी के लिए और उसके अंदर कोई जो स्ट्रेस होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। तो चैप्टर नंबर 5 भी हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 6, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मटेरियल्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, मटेरियल हमारा लोड के अंडर किस तरीके से बिहेव करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी। क्या क्या होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, आप कितने लोड को विद स्टैंड कर सकता है बिना फेलियर के, तो हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ। तो तीन प्रकार की होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव एंड शीयर स्ट्रेंथ। टेंसाइल यानी जब आप पुलिंग फोर्स खींच रहे हो उसको, कंप्रेसिव उसको दबाने लग रहे हो, क्रशिंग फोर्स होती है, और शीयर स्लाइडिंग फोर्स जो होती है, ठीक है। ऐसे आप लोड लगाने लग रहे हो इस तरीके से, तो ये कंप्रेसिव हो गई। ऐसे आप लोड लगाने लग रहे हो इसके ऊपर और यहाँ से बीच से कट जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, शीयरिंग स्ट्रेंथ कहलाती है उसकी। इलास्टिसिटी भाई अपनी ओरिजिनल शेप में वो आ पाता है कि नहीं आ पाता, डिफॉर्मेशन के बाद प्लास्टिसिटी, परमानेंटली उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो प्लास्टिसिटी कहलाती है। डक्टिलिटी थिन वायर्स के अंदर भाई हम उसको कर सकते हैं कि नहीं। ब्रिटलनेस बिना डिफॉर्मेशन के, बिना खिंचे, वो अगर टूट जाता है तो वो ब्रिटलनेस। जैसे शीशा है, शीशे को अगर आप लोड लगाओगे तो शीशा खिंचता थोड़ी ना, खिंचा शीशा तो तुरंत टूट जाएगा। हार्डनेस क्या होती है भाई, उसके अंदर स्क्रैच वगैरह आती है कि नहीं आती है, अगर उसके अंदर कोई स्क्रैच नहीं आती, खरोच नहीं आती, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा मटेरियल हार्ड है। रेजिस्टेंस टू इनंडेशन, वीर एंड स्क्रैचिंग, ये क्या कहलाती है, हार्डनेस कहलाती है। इसको हम मेजर किसकी मदद से करते हैं, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट होता है, रोकवेल हार्डनेस टेस्ट होता है। चलो इनको, ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको हार्डनेस पता होनी चाहिए क्या है। ये मो हार्डनेस टेस्ट, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, मो हार्डनेस टेस्ट क्या होती है। तो मो ने एक अपना स्केल बनाया था 1 से लेके 10 तक, भाई इसने बताया
किसी मटेरियल की हार्डनेस हो सकती है। टफनेस क्या होती है? भाई टूटने से पहले अगर मटेरियल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है तो हम क्या कहेंगे, उसकी टफनेस है। जैसे कि स्टील हमारी टफ है, आप जैसे थोड़े से स्टील को मारेगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। फटीक क्या होती है? रिपीटेड जो साइकिल होती है लोडिंग की, उसको कितना झेल सकता है, तो उसकी फटीक स्ट्रेंथ हो गई। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिविल मैकेनिकल वालों को पता होगा, इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं उसके लिए थोड़ा भाई इसको मैं बता देता हूँ, ये स्ट्रेस रिलेशनशिप क्या होती है। तो भाई कोई मटेरियल है, ठीक है, उसके ऊपर आप स्ट्रेस लगाते हो या स्ट्रेन लगाते हो, तो वो मटेरियल किस तरीके से बिहेव करता है, तो वो हम कैसे पता करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के थ्रू इसको हम पता करते हैं। तो इसका जो डायग्राम है ये आप देख सकते हो। भाई नीचे की तरफ हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेन बनाते हैं। ऊपर की तरफ हम क्या लगाते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है, भाई उसकी लेंथ में कितना चेंज आया डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो शुरू में जब उसके ऊपर लोड लगाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। पहले क्या आती है, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, स्ट्रेस हमारा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। फिर हमारी आती है इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है, अगर यहाँ पे हमने लोड लगाना बंद कर दिया ना तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाएगा। फिर आता है परमानेंट सेट। परमानेंट सेट क्या होता है, अब यहाँ पे आप लोड लगाना बंद करोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल के अंदर नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर डिफॉर्मेशन रह ही जाएगा। फिर इस पे ओवरलोड लगाएंगे तो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। प्लास्टिक बिहेवियर यानी कि वो मटेरियल हमारा खिंचता हुआ चला जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन आता जाएगा। फिर हमारा आता है अल्टीमेट यील्ड पॉइंट, यानी कि मैक्सिमम कितना वो लोड ले सकता है। और फिर क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा मटेरियल टूट जाता है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है। भाई स्ट्रेस और जो स्ट्रेन होता है आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से इसको बताते हैं। फिर आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस होता है जो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस मैंने आपको बता ही दिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, भाई डिफॉर्मेशन, कितनी लेंथ उसकी चेंज आई डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो जो स्ट्रेस होता है और स्ट्रेन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। इसमें जो कर्व होते मतलब अलग अलग रीजन होते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, वो मैंने आपको बता ही दिए। इलास्टिक रीजन उसके अंदर हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, और अगर आपने लोड लगाना बंद कर दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को वो ले लेगा। यील्ड पॉइंट में भाई मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। प्लास्टिक रीजन, भाई मटेरियल खिंचता ही चला जाएगा, खिंचता ही चला जाएगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेस जितना वो ले सकता है टूटने से पहले। फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे मटेरियल हमारा टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होता है मटेरियल्स का वो आपको पता होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अगला चैप्टर आता है हमारा फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। फेरस मेटल कौन से होते हैं, जिसके अंदर आयरन होता है, और नॉन फेरस कौन से होते हैं, जिसके अंदर आयरन नहीं होता। तो जैसे आपको पता है आयरन के अंदर चुंबकीय प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है आयरन के अंदर। तो जो फेरस मेटल होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़िया होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी वे शो करेंगे। लेकिन उनका एक ख़राब बात भी है कि उनके अंदर करोजन हो सकता है, दे आर ससेप्टिबल टू करोजन। करोजन होता क्या है, यानी कि जिसको हम कहते हैं भाई जंग लग गई, ठीक है, लोहे को जंग लग जाती है, करोजन। आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, आयरन का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम बोलते हैं करोजन। फेरस मेटल कितने प्रकार के होते हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला आता है कास्ट आयरन। आयरन कार्बन का कंटेंट इसमें 2 से लेकर 4.5% होता है। जो सिविल मैकेनिकल के अलावा दूसरे ब्रांच के बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ, अगर कार्बन का कंटेंट बढ़ेगा तो क्या होगी, हमारी हार्डनेस इंक्रीज होगी, हार्डनेस मटेरियल की इंक्रीज होगी। लेकिन जो उसकी डक्टिलिटी है यानी खिंचने की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो कास्ट आयरन में 2 से 4.5% कार्बन, यानी कि अच्छा खासा कार्बन है, तो ये हार्ड और ब्रिटल होगा। अप्लीकेशन क्या है इसकी, इंजन ब्लॉक्स, पाइप एंड मशीन बेस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रोथ आयरन क्या होता है, तो इसको देख लो, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है, 0.1% से कार्बन कंटेंट है। तो डक्टिलिटी इसकी क्या होगी, डक्टिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कार्बन कंटेंट कम है तो डक्टिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। ये सॉफ्ट होता है और मेलिएबल होता है। इस्तेमाल कहाँ करेंगे, चेन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फेंसिंग में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आती है स्टील। स्टील के अंदर 0.05 से लेकर 2% कार्बन होता है। स्टील भी 3 प्रकार की हो सकती है, लो कार्बन, मीडियम कार्बन एंड हाई कार्बन।
भाई जो भी उसमें कार्बन का कंटेंट है उसके हिसाब से। 0.25% तक है तो लो कार्बन, 0.25 से 6 है तो मीडियम कार्बन, और 0.6 से 2% है तो हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन है तो ब्रिटल होगी, लो कार्बन है तो डक्टाइल होगी। फिर एलोय स्टील आ जाती है। अगर स्टील के अंदर आपने दूसरे मेटल्स भी डाल दिए जैसे कि क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, तो इससे क्या होगा, स्टील की प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है, एनहेंस हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलोय स्टील कहेंगे। ब्रिजेस में, एयरक्राफ्ट में और गियर्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल के अंदर आयरन नहीं होता, और आयरन नहीं है तो नॉन मैग्नेटिक होंगे। लेकिन एक अच्छी बात क्या है इसकी, कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग नहीं लगता है इनके अंदर। क्या नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। तो कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं। एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है। आयरन के कंपैरिजन में इसका वेट कितना होता है, 1/3 इसका वेट होता है। कंडक्टिविटी बढ़िया होती है। एयरक्राफ्ट के अंदर और गाड़ियों वगैरह के अंदर हम एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं ताकि उसका वजन कम कर सके। फिर आता है कॉपर। कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और करोजन रेजिस्टेंस होता है, भाई इसमें भी जंग नहीं लगेगा। फिर आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और एरोस्पेस के अंदर और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर होता है निकल। निकल की भी स्ट्रेंथ बढ़िया होती है और इसमें भी जंग नहीं लग सकता। एलोय बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं फेरस एंड नॉन फेरस के अंदर। भाई फेरस की स्ट्रेंथ बढ़िया रहती है और ये मैग्नेटिक रहते हैं नॉर्मली, और हैवी वेट रहता है इनका। लेकिन इसमें करोजन यानी जंग लग सकता है। नॉन फेरस में क्या रहेगा, जंग नहीं लगेगा, नॉन मैग्नेटिक होंगे और लाइट वेट होते हैं। फिर दोस्तों अपना नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है सिरेमिक एंड पॉलीमर्स। सिरेमिक एंड पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो सिरेमिक देख लेते हैं। सिरेमिक होते हैं इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं जो कि हीटिंग एंड कूलिंग दी नेचुरल सब्सटेंस। सिरेमिक एक टाइप से आप समझ सकते हो, यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह जो हो गए, यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता उनमें, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। और मेटल भी उनके अंदर नहीं होता लेकिन हार्डनेस उनकी बढ़िया होती है। जैसे कि मिट्टी के बर्तन, अर्दनवेयर, स्टोनवेयर एंड पोर्सलिन। पॉलीमर क्या होते हैं, लार्ज मोलिकुलर कंपाउंड से ये बने होते हैं। चेन होती है इनके अंदर, ठीक है। वो चेन आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाती है, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी वगैरह। तो सिरेमिक आपको समझ में आ गया, अर्दनवेयर, स्टोनवेयर एंड पोर्सलिन। कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ट्रेडिशनल हो सकते हैं जो कि नॉर्मली मिट्टी से बनते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर और बर्तन वगैरह के अंदर, टाइल के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस के अंदर क्या आ गया, तो एडवांस में हमने इंजीनियरिंग तरीके से इनको बनाया, भाई सिलिकॉन कार्बाइड से, जिरकोनिया से, एल्यूमिना से। तो ये हमारे क्या है, एडवांस सिरेमिक है। इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, स्पेस शटल के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टरबाइन के ब्लेड इससे हम बना सकते हैं। सिरेमिक की प्रॉपर्टी क्या, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। जैसे मटका होता है ना, शीशे जैसा ही मटका होता है, मटके पे लोड लगाओगे तो खींचेगा थोड़ी ना, मटका टूट जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। तो वो क्या हमारा ब्रिटल है, हार्ड है, यानी उसमें खरोचे नहीं आती। थर्मल रेजिस्टेंस उसका बढ़िया होता है और केमिकली स्टेबल रहते हैं। अप्लीकेशन हमने इनकी बताइए, भाई टाइल बना सकते हैं, ईंटें बना सकते हैं, इंसुलेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं, लॉन्ग चेन होती है मोलिकुलर यूनिट की, यानी कि लॉन्ग लॉन्ग चेन होती है इनके अंदर। भाई कार्बन की चेन हो सकती है, सोडियम की, पोटेशियम की, इस टाइप से। कितने प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं, हमने भाई पढ़ भी चुके हैं। थर्मोप्लास्टिक गर्म करेंगे पिघल जाएंगे और ठंडा करेंगे वापस जो भी शेप हम देना चाहिए दे सकते हैं। एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन। फिर आते हैं थर्मोसेटिंग। अगर इनको एक बार आपने बना दिया, एक बार हार्ड हो गई तो दोबारा आप इसको यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट एंड इपोक्सी। बेकेलाइट एंड इपोक्सी इलेक्ट्रिकल स्विच जो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं। फिर आते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होते हैं, ये हाईली इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, रबड़ हो गई, सिलिकन हो गया। तो टायर, सील, इनके अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इलास्टोमर्स कहलाएंगे। तो प्रॉपर्टी इनकी क्या है भाई, लाइट वेट होते हैं, जंग इनके अंदर लगेगा नहीं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू पास नहीं कर सकते। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं, किसी भी शेप में ये डल सकते हैं। तो भाई सिरेमिक और पॉलीमर के बीच का आपको भाई पता चल गया होगा क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, और बेसिक डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल्स क्या होते हैं, अगर दो या दो से ज़्यादा मटेरियल के कम्बिनेशन से हम किसी मटेरियल को बनाते हैं और उसके अंदर एनहेंस सुपीरियर प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट मटेरियल्स कहेंगे। द इंडिविजुअल कंपोनेंट रिमेन फिजिकली डिस्टेंट फ्रॉम द फाइनल स्ट्रक्चर। भाई जो
ए और बी के कम्बिनेशन से आपने सी को बना दिया, तो सी क्या है, ए और बी से डिस्टेंट है, उनसे बिल्कुल अलग रहता है। इनकी हाई स्ट्रेंथ होती है, लाइट वेट होती है, और करोजन और वियर एंड टीयर से रजिस्ट करते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट, पहला पार्ट क्या है इसका, फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट। अगर हम किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर फाइबर को एम्बेडेड करवा देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट। फाइबर क्या होते हैं, यानी रेसे टाइप से, ठीक है, इस टाइप से रस्सी टाइप के रेसे कह लो, किसी मटेरियल के अंदर आपने ये डाल दिया तो वो हमारा क्या हो गया, फाइबर रीइंफोर्स कंपोजिट हो गया। तो हम कार्बन के फाइबर डाल सकते हैं, ग्लास के फाइबर डाल सकते हैं, या केवलर डाल सकते हैं। केवलर क्या होते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में हम केवलर का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी बढ़िया होती है, लाइट वेट होते हैं, और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, यानी कि सडन लोड अगर आप इनको लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई, अचानक से गोली लगती है ना, तो सडन इम्पैक्ट होता है, उसको रजिस्ट कर सकते हैं। फिर आता है पार्टिकल रीइंफोर्स कंपोजिट। पार्टिकल रीइंफोर्स कंपोजिट क्या होते हैं, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको मैट्रिक्स के अंदर डाल देते हैं। एग्जांपल क्या, कंक्रीट, तो सीमेंट मैट्रिक्स होती है और उसके अंदर आपने सैंड और ग्रेवल रीइंफोर्समेंट के तौर पर डाल दिए, तो ये क्या है, पार्टिकल रीइंफोर्स कंपोजिट। फाइबर वाले में तो आप समझ गए ना, फाइबर यानी कि रेसे, रस्सी टाइप से छोटे छोटे, इस टाइप से धागे के टुकड़े, थ्रेड समझ सकते हो, तो वो फाइबर वाला हो गया। पार्टिकल वाला, भाई आपने पार्टिकल डाल दिए, जैसे रोड़ी पत्थर आपने सीमेंट के अंदर डाल दिए तो हमारी क्या बन गई, कंक्रीट बन गई। फिर आते हैं लेमिनेटेड कंपोजिट। लेमिनेटेड कंपोजिट्स में क्या होती है, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग लेयर होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लेमिनेटेड कंपोजिट्स। जैसे कि भाई ये फाइबर रीइंफोर्समेंट वाले बोर्ड हो गए आपके, या फिर विंड विंड शील्ड हो गई जो गाड़ियों की, ठीक है, एक शीशे की लेयर आपने ऐसे रखी, दूसरी ऐसे रखी, तो और उनको आपने ग्लू से और प्रेशर से आप आपस में जोड़ के एक पतली सी लेयर बना दी, तो हमारा क्या कहलाता है, वो लेमिनेटेड कंपोजिट्स कहलाता है। जैसे प्लाईवुड हो गई और लेमिनेटेड ग्लास हो गई। प्लाईवुड में क्या होता है, एक प्लाई की लेयर के अंदर तो पार्टिकल ऐसे अलाइन रहते हैं, दूसरी में ऐसे अलाइन रहेंगे, और ऊपर से लोड लगा के आप इसको एक सिंगल लेयर बना देते हो, ग्लू कर देते हो। फिर आते हैं नैनो कंपोजिट। अगर नैनो मटेरियल की हेल्प से आपने कंपोजिट बनाया तो उसको हम क्या कहेंगे, नैनो कंपोजिट्स। तो इसमें कार्बन के कंपोजिट हो सकते हैं और ग्रेफीन के जो कार्बन बेस होते हैं। नैनो पार्टिकल कौन से होते हैं, 1 से 100 नैनोमीटर जिनका साइज होता है। 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ तो एडवांटेज क्या है कंपोजिट्स की, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो, बहुत कम वजन का जो मटेरियल होगा लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। एयरक्राफ्ट में और स्पेस क्राफ्ट में हम यूज़ कर सकते हैं, जंग इनके अंदर नहीं लगती, करोजन रेजिस्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेशन होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू पास नहीं करती। एंड फटिक रेजिस्टेंस, कितना भी आप लोडिंग अनलोडिंग लगाओ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉपर्टी इनकी बढ़िया रहती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है करोजन एंड प्रिवेंशन। करोजन यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। करोजन इज द डिटोरेशन ऑफ द मेटल ड्यू टू देयर रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है, वाटर है, उसके रिएक्शन कर लेता है मेटल, और ऑक्सीडेशन हो जाता है, डिटोरेशन हो जाता है, जंग लग जाता है मेटल्स में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, करोजन। उससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, दिखने में अच्छा नहीं लगता, और फंक्शनैलिटी उसकी कम हो जाती है। करोजन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके हम उन सारे टाइप के करोजन्स को देख लेते हैं। पहला आता है यूनिफॉर्म करोजन। अगर पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर जंग लग जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म करोजन। फॉर एग्जांपल जैसे भाई इस पाइप के पूरे सरफेस में आज जंग लग गया तो यूनिफॉर्म करोजन। फिर आता है गैल्वेनिक करोजन। गैल्वेनिक करोजन क्या होता है, जब दो अलग अलग मेटल्स होते हैं और आपस में कॉन्टेक्ट में होते हैं और तब जंग लगता है, उसको हम क्या कहेंगे, गैल्वेनिक करोजन। इसको आप डायग्राम से देख के समझ सकते हो, ये गैल्वेनिक करोजन है। भाई दो, जैसे भाई ये एक शीट थी लोहे की, और यहाँ पे नट बोल्ट लगा रखे, तो जहाँ पे नट बोल्ट है ना, जहाँ पे इनका जॉइंट है, वहाँ पे जंग लगना चालू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैल्वेनिक करोजन। भाई नमकीन पानी समुंदर के पानी की वजह से ये हो सकता है। फिर आता है पिटिंग करोजन। पिटिंग करोजन क्या होता है, पिट यानी कि गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे फॉर्म हो जाते हैं, लोकलाइज अटैक होता है। तो स्टेनलेस स्टील में जो करोजन होता है उसको हम पिटिंग करोजन कहेंगे। जैसे ये जगह जगह गड्ढे से बन गए ना इसके अंदर, ये पूरे सरफेस पे ना होकर जगह जगह गड्ढे बन गए, तो ये हमारा क्या हो गया, पिटिंग करोजन। फिर आता है सिरेवाइज करोजन। क्या, सिरेवाइज करोजन, इसके अंदर क्या होता है, ओकर इन द नैरो गैप वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूजन इज लिमिटेड। तो ये कहाँ पे होता है, नैरो गैप्स के अंदर, जो कन्फाइन स्पेस होता है, छोटा स्पेस होता है, वहाँ पे ये
जैविक करोजन हो जाता है। डायग्राम देख लेते हैं, जैसे आपको दिखने लग रहा है ना, दो प्लेट आपस में आपने यहाँ जोड़ रखी थी, तो इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे जंग लगनी चालू हो जाती है, तो ये हमारा क्या है, रेवाइस करोजन है। इंटरग्रेनुलर करोजन ओकर अलोंग द ग्रेन बाउंड्री इन द मेटल। तो जो बाउंड्री होती है उसके अलोंग जो लगता है वो इंटरग्रेनुलर करोजन होता है। स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड करोसिव एनवायरनमेंट। भाई जहाँ पे लोड ज़्यादा लगा होता है, ऐसी पॉइंट के ऊपर जहाँ स्ट्रेस होना मतलब करोजन होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग। इरोजन करोजन क्या होता है, इरोजन करोजन भाई जो फ्लोइंग पाइप होते हैं, पाइप के अंदर पानी बहने लग रहा है और उसके अंदर करोजन हो जाता है, जंग लग जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरोजन करोजन। माइक्रोबियल करोजन क्या होता है, भाई किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मेटल हमारा खराब हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोबियल करोजन। करोजन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो एनवायरमेंटल फैक्टर, भाई मॉइस्चर कंटेंट कितना है, बारिश होने लग रही है नहीं होने लग रही है, ऑक्सीजन कितनी है एनवायरमेंट में। मेटल कंपोजिशन, भाई मेटल हमारा कौन सा है, प्योर आयरन में जल्दी करोजन लगेगा, अगर कोई कंपोजिट है या एलोए है तो उसमें करोजन नहीं लगेगा। पीएच लेवल, एसिडिक एनवायरनमेंट में करोजन जल्दी होगा, और जहाँ पे स्ट्रेस होता है और मैकेनिकल लोड होते हैं ऐसी जगह पे करोजन हमारा ज़्यादा होगा। फिर आता है करोजन प्रिवेंशन मेथड, तो जंग लग जाती है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो पहले पॉइंट आता है हमारा प्रोटेक्टिव कोटिंग, भाई आप पेंट कर सकते हो उसके ऊपर। प्रिवेंट द डायरेक्ट एक्सपोजर टू मॉइस्चर, भाई जो लोहे के ऊपर आपने अगर पेंट कर दिया तो उसकी जो सरफेस है उसको आपने मॉइस्चर से बचा लिया। मेटलिक कोटिंग कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, जिंक की कोटिंग कर सकते हो। लोहे की पाइप के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्वनाइजेशन बोलते हैं, तो उसकी मदद से भी हम करोजन से बचा सकते हैं। फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन होती है। कैथोडिक प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, हम किसी दूसरे मेटल की हेल्प लेते हैं, जैसे जिंक की मदद से हम आयरन को बचा लेते हैं, या फिर एक्सटर्नल करंट को पास करते हैं मेटल के अंदर ताकि उसके अंदर करोजन ना लगे। एलोइंग, भाई मेटल के अंदर हम किसी दूसरे कंपाउंड को डाल दें ताकि उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस हो जाए, जैसे हम क्रोमियम को ऐड कर सकते हैं स्टील के अंदर, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, ताकि उसमें जंग ना लगे। एनवायरमेंटल कंट्रोल, भाई हम बारिश नहीं लगने देंगे। डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस, हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे जहाँ पे शार्प एज नहीं होंगे, ठीक है भाई, जहाँ पे शार्प एज होंगे ऐसे तो यहाँ पे जंग लगने के ज़्यादा चांस है, जहाँ पे कनेक्शन होंगे वहाँ जंग लगने के चांस है। लेकिन मान लो सर्कुलर ऐसे है तो ऐसे पॉइंटों पे जंग लगने के कम चांस रहते हैं। तो भाई इस चैप्टर में हमने करोजन देखा क्या होता है, नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ द मटेरियल। कितने प्रकार का, भाई यूनिफॉर्म पिटिंग, रिवाइज एंड स्ट्रेस करोजन ये हो सकता है। प्रिवेंटिंग मेजर में हमने देखा भाई कोटिंग कर सकते हैं, एलोय बना सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कैथोडिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं, या डिज़ाइन इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है मटेरियल सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। तो मटेरियल सिलेक्शन एंड टेस्टिंग इसमें क्या है, भाई आप कौन से इंजीनियरिंग मटेरियल को सिलेक्ट करो और वो हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या आती है, मटेरियल सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट मटेरियल फॉर द गिवन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। जो भाई हमें काम करना है उसके लिए कौन सा इंजीनियरिंग मटेरियल हमारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा, वो मटेरियल सिलेक्शन का पार्ट आता है। हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम उसको सेलेक्ट करेंगे, भाई उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, हार्डनेस कितनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे सिलेक्ट कर सकते हैं, भाई उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, डेंसिटी कितनी है। इकोनॉमिकल फैक्टर के आधार पे हम कंसिडर कर सकते हैं, भाई उसकी कॉस्ट कितनी है। एनवायरमेंटल फैक्टर के आधार पे भाई वो रिसाइकलेबल हो सकता है, बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है। तो इन सभी फैक्टर के आधार पे हम मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है मटेरियल की टेस्टिंग, भाई उसके अंदर डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है वो हमें पता कैसे चलेंगे, तो उसके लिए हमें उसको टेस्ट करने पड़ते हैं। टेस्ट हमारे डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं और नॉन डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव यानी कि बिना मटेरियल को तोड़े हुए उसको डिस्ट्रॉय करे हुए हम टेस्ट करेंगे, और डिस्ट्रक्टिव में हम उसको मटेरियल को ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में कौन सी आएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट आएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, जैसे सरिया है तो सरिये को लेके मशीन के अंदर फंसा के इसको ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लगाएंगे और देखेंगे कितनी फोर्स पे टूट जाता है, तो सरिया हमारा टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, खींच खींच के टूट जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का एग्जाम्पल है, इससे उसकी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चल जाती है। हार्डनेस टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फटीक टेस्ट एंड क्रीप टेस्ट, तो ये सब टेस्ट होते हैं वो हम उसकी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए कर सकते हैं। इनके अंदर लेकिन मटेरियल हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, हम उसको तोड़ देते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर मटेरियल हमारा डिस्ट्रॉय नहीं होता,
तो ये कौन से टेस्ट होते हैं? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। भाई अल्ट्रासोनिक वेव उसके अंदर से पास करवा के हम देख सकते हैं अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। रेडियोग्राफी टेस्ट, एक्सरे की मदद से हम अंदर क्रैक वर्ड्स को देख सकते हैं। मैग्नेटिक टेस्टिंग, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एडी करंट टेस्टिंग। तो इसमें मटेरियल हमारा टूटता नहीं है, बिना मटेरियल को तोड़े हुए अल्ट्रासोनिक, रेडियोग्राफी या एडी करंट के मेथड से हम मटेरियल को टेस्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आज की हमारी मैराथन वीडियो का लास्ट चैप्टर आ जाता है स्मार्ट एंड एडवांस मटेरियल। तो स्मार्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? तो स्मार्ट मटेरियल रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मटेरियल जो अपने एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्ट करेंगे। भाई टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ तो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उनके अंदर पास होता है तो अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? स्मार्ट मटेरियल। एडवांस मटेरियल क्या होते हैं? जो कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, सुपीरियर प्रॉपर्टी शो करते हैं कन्वेंशनल मटेरियल के कंपैरिजन में, उनको हम क्या कहेंगे? एडवांस मटेरियल कहेंगे। स्मार्ट और एडवांस मटेरियल के एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? कौन कौन से ये मटेरियल होते हैं? तो शेप मेमोरी एलोय। शेप मेमोरी एलोय क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाते हैं जब हम उनको हीट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई? निकल, टाइटेनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल के एलोय। जैसे कि गाड़ियों के अंदर क्या होता है भाई, गाड़ी के अंदर कोई डेंट वगैरह लग गया, ठीक है, आप क्या करोगे? उसको हीट करोगे तो ओरिजिनल शेप के अंदर वो वापस आ जाता है। तो शेप मेमोरी एलोय, अपनी शेप को वे कभी भी भूलते नहीं। आप मेटल को गर्म करोगे तो ओरिजिनल शेप में वो वापस आ जाता है। फिर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं? अगर आप उन मटेरियल के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस लगाते हो तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करेंगे। भाई अब इस मटेरियल के ऊपर आपने अगर फोर्स लगाई तो क्या है? ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को जनरेट करेगा। इसको हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं? तो भाई इसको सेंसर के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। भाई जैसे घर के गेट पे आपने ये सेंसर लगा दिया, कोई भी इसके ऊपर पैर रखेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो हमको सिग्नल आ जाएगा भाई किसी ने एंट्री करी है। ठीक है, तो उस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। इलेक्ट्रोक्रोनिक मटेरियल, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, वोल्टेज को अप्लाई किया तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि टंगस्टन ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल है। स्मार्ट विंडोज में हम इसको यूज कर सकते हैं। मैग्नेटोस्ट्रक्टिव मटेरियल्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो अपने शेप को ये चेंज कर लेते हैं। सेल्फ हीलिंग मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो अपने आप खुद की रिपेयर खुद कर लेते हैं अगर वे डैमेज हो जाते हैं। कंडक्टिव पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर जो फ्लेक्सिबल तो हैं लेकिन साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करते हैं, तो वो फ्लेक्सिबल पॉलीमर हो गए, ये कंडक्टिव पॉलीमर हो गई। नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं? नैनो मटेरियल बहुत छोटे साइज के होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और वो कंडक्टर भी बढ़िया होते हैं। बायो मटेरियल, भाई ये बायोकम्पेक्टेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। इनकी एप्लीकेशन क्या? बोन इम्प्लांट। बायोमेटेरियल यानी कि आर्टिफिशियल, आपने हाथ बना दिया, आर्टिफिशियल आपने हड्डियाँ बना दी, तो आर्टिफिशियल ऑर्गन बायोमेटेरियल्स का एग्जाम्पल है। अमर्जिंग ट्रेंड इसके अंदर फ्यूचर ट्रेंड्स क्या? तो 4D प्रिंटिंग, सॉफ्ट रोबोटिक्स एंड मेटा मटेरियल इसके फ्यूचर टेक्नोलॉजी ट्रेंड है। तो चैप्टर 12 में हमने क्या पढ़ा भाई? स्मार्ट मटेरियल क्या होते हैं? अगर उनके अंदर हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को, प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो वे अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल शेप मेमोरी एलोय, पीजो इलेक्ट्रिक, सेल्फ हीलिंग मटेरियल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? 4D प्रिंटिंग, सॉफ्ट रोबोटिक्स एंड मेटा मटेरियल। तो दोस्तों इसी के साथ यूपीएई के लिए जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स की हमारी मैराथन वीडियो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज बाय नहीं करी है तो आप कूपन कोड यूज करके मेरा बाय कर सकते हो। कूपन कोड क्या है? दैया10। ठीक है, आपको ये प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हो जाएगा अगर आप इसको यूज करते हो तो। और जो मैंने ये वीडियो ली है, इस ये वीडियो लेक्चर आपको यहाँ स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। किताब है भाई, आपने लेक्चर कर लिया, अब प्रैक्टिस के लिए किताब भी तो चाहिए आपको। तो 2200 क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस बुक है, सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हो। और ये भी आपको यहाँ स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में ही मिल जाएगी। और बाकी जो हमारे मैराथन वीडियो हैं वो आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, चैनल पे वैसे भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। एसएससी जेई की तैयारी करने लग रहे हो तो उसके लिए भी चैनल के ऊपर ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है। एसएससी जेई, हरियाणा एई जेई, DSSS जेई, आरपीएस CI, तो कोई भी आपका इंजीनियरिंग एग्जाम हो नॉर्थ इंडिया के, तो सभी इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी के लिए HD इंजीनियरिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी
तो भैया आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कोई आपका सजेशन हो वो आप बता देना, और आपके आने वाले जो फ्यूचर एग्ज़ाम है उनके लिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।